हेलो नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा उपयोगी हैं। चलिए आराम से चलिए यदि फटाफट जुड़ जाए बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल में, फिर हम अपने प्रश्नों पर डिस्कस शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम प्रश्नों पर बात करें तो क्या कहता है प्रश्न क्रमांक पहला। यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, पार्ट 13 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अमल करेंगे दोस्तों जो आने वाली परीक्षा उपयोगी हैं। चलिए, जैसे एसएससी, एमपी पुलिस, एसआई, वर्ग 3 शिक्षक के लिए यदि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप हिंदी टेस्ट देते रहें और बने रहा करें बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल में। तो आपका बंधन अभिवंदन है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनमें से मनीष कुमार विश्वकर्मा, सौरभ कुशवाहा, शुभम कुमार पाठक, अन्य बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, तो अब हम फटाफट कमेंट सेक्शन में आप उसको जवाब देना है। जो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही रहेगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है? ब्रह्मा का विपरीतार्थ शब्द है। बिल्कुल आपको बताना है कि ब्रह्मा का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है ना? ब्रह्मा का विपरीतार्थ शब्द है। चलिए, प्रश्न क्या कहता है? ब्रह्म का विपरीतार्थ शब्द है। पहला कहता है जीव, ब कहता है माया, स कहता है जगत, द कहता है ज्ञान। चलिए, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। दोस्तों, इसलिए हम इसका राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ब्रह्म का अर्थात होता है जीव, है ना? क्योंकि इसमें से आ नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीव इसका राइट आंसर है। चलिए, तो ब्रह्म का विपरीतार्थ यानी उल्टा जीव है बिल्कुल, क्योंकि लौकिक और परलौकिक की बात की गई है। जो ब्रह्म का विपरीतार्थ शब्द जीव ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो स्थानीय का पर्यायवाची है। चलिए, आपको बताना है स्थानीय का पर्यायवाची क्या है ना? कहता है, पहला कहता है खीर, ब कहता है पेय, सा कहता है कौंध और द कहता है दूध। चलिए, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। यदि हम बात करें द की तो बिल्कुल इसका राइट आंसर द होगा, दूध बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। स्तन्य का पर्यायवाची क्या था? दूध था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? तो आपको जवाब देना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें और बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी लिंक सेंड करें, है ना? चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 धाता का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है। यदि हम विकल्प की बात करें तो विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो चलिए, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए, यदि हम इसमें राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि धाता यानी विधाता आपको कहा जाता है, कह दिया जाता है ना कि धाता है विधाता है आप, ये तो धाता विधाता है दोस्तों। तो धाता इसका राइट आंसर होगा विष्णु। चलिए, धाता का पर्यायवाची क्या शब्द है? विष्णु। चलिए, यदि हम कमेंट सेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसी तरह अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं, जिनमें से सौरभ कुशवाहा,
मनीष कुमार विश्वकर्मा, शुभम पाठक। चलिए, सबका मैं कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं पढ़ पा रहा हूं तो चलिए कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, जवाब देना है ना। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतुन का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों, अतुन का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, आ कहता है ईश्वर, ब कहता है कृष्ण, स कहता है कामदेव और द कहता है बसंत। चलिए, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। यदि हम इसमें राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका बिल्कुल अतुन का पर्यायवाची क्या होगा, बिल्कुल यदि इसका राइट आंसर साहब बिल्कुल कामदेव है ना, इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे जवाब, बहुत अच्छा जवाब आया है ना। यदि हम इसमें से और बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, बहुत ही सरल है, इसका तो जवाब सबको आना चाहिए। चलिए, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दें। यदि इसमें से इसके विकल्प की बात करें दोस्तों तो इसका क्या कहता है, दिवाकर, नेसी, मार्तंड और मेघ। चलिए, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में दें। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मेघ की जगह में आपको शशि लिख लेना है। क्या लिख लेना है, शशि, बिल्कुल। चंद्रमा की यदि हम बात करें पर्यायवाची का तो दोस्तों इसका सा यानी द नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शशि बिल्कुल होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होगा। यदि हम इनमें से और सारे बात करें, और सारे उसमें ऑप्शन की बात करें यदि पर्यायवाची के तो चंद्रमा का पर्यायवाची विधु, चंद्र, मयंक, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं और पर्यायवाची के उदाहरण थे। तो चलिए, यदि हम इनमें से थोड़ा बात करें, क्या चंद्रमा के पर्यायवाची के है ना, किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची के तो विधु, क्या चंद्र और मयंक। ये चलिए इसको भी नोट करते जाएं और बने रहें आप सब बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन होने वाले टेस्ट पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है ना, क्या है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, यदि हम प्रश्न ऑप्शन की आ की बात करें तो जलाद, बा की बात करें तो निराद और सा की बात करें तो बारिधि और दा की बात करें तो मेघ। आपको बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प बादल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है ना। बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है ना। चलिए, तो फटाफट कमेंट सेक्शन दे। बहुत अच्छा जवाब मनीष कुमार विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा। इसी तरह आपका जवाब आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, जिनमें से सौरभ कुमार, शुभम कुमार पाठक, बहुत सारे लोग इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए, जो आपको बताना था कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है ना। पहला क्या कहता था, जलाद, निराद, बारिधि, मेघ। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जलाद नहीं है। यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका बारिधि बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पर्यायवाची नहीं है। जो ये 3 दिए गए थे बिल्कुल ये सब के सब इसके थे है ना। तो ये एक ही ऐसा था वरिद जो इसका बादल का पर्यायवाची नहीं था है ना। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो इसी तरह अपना फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें और बने रहे बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल के माध्यम से। चलिए, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 7, जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना। क्या कहता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। आपको बताना है कि इसके पहले जो कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहता है, अभूत, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्ण, और द कहता है थोड़ा यहाँ पर दूर दूर हो जाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, प्रश्न अब नहीं दिखेगा, पर कोई बात नहीं, आपको आंसर देना है ना, अनुपम। चलिए, अनुपम। यदि हम बात करें, हमारा प्रश्न क्या कहता था, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। फिर जब आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्ण, अनुपम। चलिए, तो फटाफट इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए दोस्तों। आज बहुत ही सरल तथा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हिंदी साहित्य टेस्ट में, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब देना है, क्योंकि आप समझिए कि ये हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए इसका हम वास्तविक टेस्ट में बैठे हुए हैं, तो आपको यह नहीं मान के चलना है कि हम ऐसे ही टेस्ट दे रहे हैं। आप समझिए कि मैं एक मूल टेस्ट दे रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। जो गलत होता है तो होने दीजिए, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें। चलिए, यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका अभूतपूर्व इसका राइट आंसर होगा, है ना। जो कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व अनेक शब्दों में एक शब्द का उदाहरण है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है, जो बहुत बातें करता है ना, करता हो, उसे एक वाक्य में क्या कहा जाएगा। आ की बात करें तो बधिर, बहुज, और सा की बात करें तो वाचनी और वाचाल। चलिए, वाचल की यदि हम बात करें, यदि इनमें से विकल्पों की बात करें तो आप विकल्प हो चुके हैं, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका द नंबर, इसका राइट आंसर होगा वाचल। वाचल की बात करें दोस्तों, तो इसे जो बहुत बातें करता है उसे वाचल, या अनेक शब्दों में एक शब्द का ये एक उदाहरण है, जो अनेक अर्थ शब्द है, जो एक वाक्य में इसे वाचल कहा जाएगा, जो अधिक बातें करता हो, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। क्या कहता है, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। चलिए, क्या है, ऋषि। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा। चलिए, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में दें जवाब। चलिए, यदि हम राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु होता है ना। जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु होता है। तो इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर बा नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे जवाब इसमें आए हैं, बहुत अच्छा जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। चलिए, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10 की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, है ना। फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को, है ना, हथियार कौन सा है आपको ये बताना है। फेंक कर यानी उसे हाथों द्वारा दूर फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को कहा जाता है, आपको ये बताना है। अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। चलिए, तो आप फटाफट जवाब इसका दें, राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दें। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। और जिसे हाथ में लेकर, जिसे छुरा, है ना, तलवार, इसे शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। भाला को भी फेंकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अस्त्र। गुलेल की बात करें, तीर गुलेल की, है ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट के प्रश्न की, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही सरल लेके आए हैं। तो आपको जवाब जल्दी से जल्दी देना है और सभी का जवाब आना चाहिए दोस्तों। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जवाब दें,
जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, है ना। क्या कहता है प्रश्न हमारा, कहता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, है ना, उसे क्या कहते हैं। चलिए आ कहता है अजानुभु, है ना। ब कहता है अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, और द कहता है ज्ञात पूर्व। चलिए तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। यदि हम इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे जवाब इसका राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, यदि हम इसका बात करें, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो यदि हम इनमें राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका ब नंबर इसका राइट आंसर होगा, अजात शत्रु इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे जवाब, बहुत सारे लोग इसका जवाब दिए हैं, यानी ब नंबर दिए हैं। तो अब हम समझ गए कि बिल्कुल बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, बहुत अच्छा जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसी तरह आपका सबका जवाब आना चाहिए। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्त, प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें बंधु, तो अगला प्रश्न क्या हमारा क्या कहता है, 12 वाला क्या कहता है, ऐसा रोग जिसका कोई उपचार संभव न हो, है ना। चलिए तो बंधु आ कहता है अरोगी, बा कहता है अतिरोगी, सा कहता है विरोगी, और दा कहता है असाध्य। तो चलिए आप अपना जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दें दोस्तों। ऐसा रोग जिसका कोई उपचार संभव ना हो उसे क्या कहते हैं। यदि हम बात करें दा की, तो असाध्य इसका बिल्कुल, जिसे ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य कहा जाता है, बिल्कुल। तो दा नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह आप भी अपना जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में देते रहें। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 की, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से ये वाक्य का चयन करना है। ये जो ये वाक्य दिए गए हैं ना, ये 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, तो आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। चलिए तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें। यदि हम बात करें आ की, तो यह मेरी पुस्तक है। बा कहता है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सा कहता है एक बंदूक उपयोगी शास्त्र है ना। और बा कहता है यानी द कहता है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, है ना। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। जैसे कोई तालाब है तो वहीं पे बाघ भी जाता है पानी पीने, और कुछ देर बाद बकरी भी जाती है, तो बाघ बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीती हैं। चलिए यदि हम बात करें दोस्त इसके राइट आंसर की, तो बिल्कुल श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब नंबर इसका बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हैं। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री जैसे कृष्ण कर्ता हो गए, के यानी कारक, अनेक यानी अनिश्चयवाद विश्लेषण, और नाम हो गया विशेषण, और है पूर्ण क्रिया है। तो चलिए इस तरह के शुद्ध वाक्य में अशुद्धियां मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, आपको पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया था कि जो इसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं, मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी बहुत सारे उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इस तरह बहुत सारी अशुद्धियां हिंदी साहित्य में देखी जाती हैं, जो आपको इन पर ध्यान देना है, और इनमें से आपको देखकर विचलित नहीं होना है, आपको जवाब और सूझबूझ से जवाब देना है। चलिए यदि हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्त, प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में, चलिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, है ना। वही करना है।
ये जो इसी में उसी फॉर्मेलिटी रहेगी, जो 3 अशुद्ध मतलब वाक्य रहेंगे, एक शुद्ध रहेगा, उसको आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए क्या कहता है, पिछले सोमवार स्कूल बंद है, पिछले सोमवार स्कूल बंद रहेगा। सा कहता है पिछले सोमवार स्कूल बंद होना है ना। और द क्या कहता है, थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी शायद मिस्टेक हो गई हो या नीचे हो गई हो तो कोई बात नहीं, हम लिखे देते हैं ताकि पीछे करने की आवश्यकता ना हो। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। चलिए तो यदि हम बात करें दोस्तों पिछले इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका बिल्कुल पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत अच्छा जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं शुभम कुमार पाठक और मनीष कुमार विश्वकर्मा, बहुत सारे जवाब इसमें आए हैं, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब। तो यदि हम बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर की तो द नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, है ना। चलिए इसी तरह अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं। दोस्तों चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो दोस्तों आपको बताना है कान फूंकना का अर्थ है ना। कान फूंकना का अर्थ है चौंकना, सा कहता है चुगली करना, सा कहता है जादू टोना करना, द कहता है दीक्षित करना। चलिए तो आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना है ना, तो चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दें। कान फूंकना का अर्थ है, बताना है को आपको कान फूंकने का अर्थ है। चलिए दोस्तों कान फूंकने का अर्थ अर्थात होता है दीक्षित करना, बिल्कुल द नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं लोग बच्चे, बहुत अच्छा जवाब। दीक्षित करना क्या होता है दोस्तों, दीक्षित करना, है ना, क्योंकि कान फूंक देना यानी दीक्षित कर देना। चलिए यदि हम अपने अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है, ठनठन गोपाल का अर्थ है, बिल्कुल आपको बताना है ठनठन गोपाल, है ना। चलिए बहुत अच्छा शब्द है, चलिए कोई बात नहीं, आपको जवाब से मतलब है ना और प्रश्न से, प्रश्न कुछ भी हो आंसर सही आना चाहिए। ठनठन गोपाल का अर्थ है क्या है, ये क्या कहता है, कंगाल, बेकार, धनवान, है ना। अगला कहता है क्या कहता है, समय आने पर मुकर जाना। चलिए समय आने पर मुकर जाना, ठनठन गोपाल का अर्थ आप फटाफट कमेंट सेक्शन में दें। दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों ठनठन गोपाल का अर्थ, यदि हम राइट आंसर की, बहुत सारे बच्चे इसमें राइट आंसर दे रहे हैं, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो कंगाल इसका राइट आंसर होगा, कंगाल, बिल्कुल। ठनठन गोपाल यानी उसके पास कुछ नहीं है, ठनठन गोपाल है ना, कह देते हैं ना ठनठन गोपाल, तो ठनठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बिल्कुल। बहुत अच्छा जवाब बहुत सारे बच्चे दिए हैं, तो आप सबका वेरी गुड। इसी तरह आप अपना जवाब देते रहें और बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक। यदि हम अपने अगले वीडियो की बात करें दोस्तों, इसके बाद हिंदी साहित्य की बात तो एमपीजी के, है ना, एमपीजी के 8 बजे से यानी 7 बजे से 8 बजे तक है। और जीएस की बात करें दोस्तों तो जीएस की क्लास नहीं हो पा रही है इस कुछ ही दिनों से, लेकिन अब कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, जीएस की भी क्लास कंटिन्यू हुआ करेंगी। चलिए सोमवार से कंटिन्यू क्लास चला करेंगे तीनों, तो आपको हिंदी टेस्ट में, हिंदी टेस्ट, जीके टेस्ट और जीएस टेस्ट में आपको कंटिन्यू संचालित होने वाली क्लास में लगातार बने रहना है ना। चलिए यदि हम अपने नेक्स्ट के प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 की, तो अपना 17 क्या कहता है प्रश्न, डैश 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 के अंधे को
है ना, डैश डैश यहाँ यानी खाली स्थान के अंधे को हरा हरा ही हरा नजर आता है ना, यानी अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या कहता है, डैश 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 यानी रिक्त स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जो अंधा है तो दूसरे दोस्तों उसे तो हर जगह एक ही मतलब हर तरफ एक ही नजारा दिखाई देता है। तो यह प्रश्न क्या कह रहा है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए यदि हम बात करें दोस्तों तो क्या है इसका है आ बचपन सब सावन सबात द आंख। चलिए तो आप फटाफट दें दोस्तों। यदि हम इनमें इसका राइट आंसर की बात करें जैसे, तो यदि हम बात करें तो इसके यहाँ पे लगाएं तो आंख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना, ये इसका बिल्कुल ये राइट आंसर नहीं होगा। यदि हम इसमें और अगले इसको भी लगा के देखें, है ना, क्या कहता है कि बात के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। यदि हम इसमें भी देख लें, बचपन के अंधे को हरा ही नजर आता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल सावन के अंधे को हरा नजर आता है। बिल्कुल दोस्तों, सावन जो इस समय मौसम चल रहा है, जो बरसात का मौसम है, सावन की बात कर रहा है। जो सावन में बहुत सारे पेड़ हरे भरे होते हैं, तो हरे भरे पेड़ होने के कारण सावन हरा भरा दिखाई देता है, तो हर जगह हरियाली छाई रहती है। तो दोस्तों हरा ही हर नजर आता है ना, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह अपना कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें दोस्तों, तो क्या कहता है, घर का बेदी है ना ढाए खाली स्थान है। चलिए तो ये तो जवाब फटाफट सबका आना चाहिए, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए दोस्तों। चलिए आ की बात करें तो बाबरी, बा की बात करें तो अयोध्या, सा की बात करें तो लंका और कहर। चलिए तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें, जल्दी से जल्दी दें। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो घर का भेदी लंका ढाए, बिल्कुल इसका सा नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सारे जवाब इसका राइट आंसर दिए हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह है ना लंका ढाए, बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें अपना 19 प्रश्न क्रमांक 19 की, तो क्या कहता है, राम पढ़ता है वाक्य है ना, कि ये किस तरह का वाक्य है आपको ये बताना है। तो राम पढ़ता है वाक्य बताना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, दा कहता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें राम पढ़ता है ये किस तरह का वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका आ नंबर इसका सरल वाक्य होगा। यदि हम सरल वाक्य की बात करें, जैसे नियम की बात करें दोस्तों, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता है ना, पढ़ता क्या हो गई, पढ़ता क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, और है पूर्ण क्रिया हो गई है ना, पढ़ता है। यदि पढ़ता ये बहुत तो ये नहीं, ये पूर्ण क्रिया हो गई है ना। चलिए तो राम पढ़ता है वाक्य है किस तरह है, सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना है। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। चलिए क्या कहता है, जुगुप्सा, बा कहता है क्रोध, सा कहता है शोक, और दा कहता है निर्वेद। चलिए तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें दोस्तों। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल द नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे जवाब इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दिए हैं, लेकिन चलिए इसका राइट आंसर द होगा। यदि हम शांत रस का स्थायी बात की बात करें तो निर्वेद इसका राइट आंसर होगा। ऐसे जितने ही रस दोस्तों, थोड़ी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई, पर कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए, यदि हम बात कर रहे थे कि शांत रस के स्थायी भाव का तो निर्वेद है ना, इसका होगा जितने, वैसे जितने ही रस हैं उतने ही इसके स्थायी भाव हैं। यदि हम स्थायी भाव की बात करें तो जैसे दोस्तों रति या प्रेम का श्रृंगार हो गया, शोक का हो गया करुण स्थायी यानी रस की बात करें। यदि हम श्रृंगार रस की बात करें तो रति या प्रेम, यदि हम करुण रस की बात करें तो शोक हो गया, यदि हम रौद्र रस की बात करें तो क्रोध हो गया, और विवित्सा की बात करें तो जुगुस्सा हो गया, शांति की बात करें तो निर्वेद या वैराग्य, और हास्य की बात करें तो हास, और वीर की बात करें तो उत्साह, और भयानक की बात करें तो भय, और विस्मय की बात करें तो अद्भुत या विस्मय, और इस वात्सल की बात करें तो स्नेह यानी खुशी, है ना। तो वात्सल जो अब इसमें वर्तमान में यहाँ पे 9-10 दिए गए हैं, लेकिन अब 9 ही माने जाते हैं, जो वात्सल को छोड़कर 9 रस होते हैं, है ना। चलिए, और 10वां वात्सल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 21 की, तो प्रश्न क्रमांक 21 क्या कहता है, रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। तो आपको बताना है रसोत्पत्ति की आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। चलिए, यदि हम बात करें रसोत्पत्ति के में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। आ की बात करें तो विभाव, बा की बात करें आलम्बन, सा की बात करें तो अनुभव, और दा की बात करें तो उद्दीपन। चलिए, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें और बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक। यदि हम इसमें से दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अनुभव इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे जवाब इसके राइट आंसर दिए हैं। तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। तो आपको बताना था रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। रति, हास्य, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित व्यक्त करने में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्या है इसमें थोड़ी परिभाषा में देखना है। रति, हास्य, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहलाती हैं, है ना। ये चेष्टाएं भाव जगित एवं उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अनुभव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से अनुभव के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल ये लिख लें, नोट कर लें। अनुभव के भेद, बिल्कुल अनुभव के भेद 2 होते हैं। इच्छित यानी इच्छा से हो जो इच्छित, और यदि हम दूसरे की बात करें दोस्त तो क्या कहता है, अनिच्छित। बिल्कुल, अनुभव के 2 होते हैं, भेद होते हैं, अच्छित और अनिच्छित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्त, चलिए क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 22, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। यदि हम बात करें आकी तो रौद्रस, बासिंगार, साहस्य, द क्रोध। चलिए आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ये 12 नंबर जो है तो वो श्रृंगार रस जो हाईलाइट हो गया है, तो कोई बात नहीं, दिखने में और अच्छा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, रंग पे ध्यान नहीं देना है, ज्ञान पर ध्यान देना है ना। चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हाईलाइट क्यों किया गया है। इसका बिल्कुल यही है रस, यही 12 नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। यदि हम रस का सर्वश्रेष्ठ रस माना जाए तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, इसका स्थायी भाव देखा जाए तो रति होता है। बिल्कुल, ये भी नोट कर लें, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बिल्कुल रति होगा। 12 नंबर इसका बिल्कुल श्रृंगार रस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्त, तो 23 नंबर क्या कहता है, किलक अरे मैं नह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। चलिए, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। आ कहता है वीर, सा कहता है शांत, सा कहता है वात्सल, और द कहता है हास्य। चलिए आपको बताना है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। चलिए, किलक
किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आप इनमें बताना है। बहुत ही सुंदर पंक्ति दिया गया है दोस्तों, इसीलिए मैं 2-3 बार पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगा हो। चलिए, तो आपको जवाब बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यदि हम बात करें दोस्त बाकी, तो क्या कहता है, शांत, बिल्कुल इसका शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। किलक अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारूं में शांत रस होगा। चलिए दोस्तों, पंक्ति में यदि हम बात करें, स्नेहकारी कृपा का बोध है जो कि वात्सल रस का स्थायी भाव है। इस पंक्ति में बालक को निहारने या स्नेह करने को बताया गया है ना। इन दांतों पर निहारूं, जो दिया गया है निहारो यानी स्नेह बालक पर, यानी जब बालक किलक यानी हंसता है, अरे मैं नेह निहारूं, मैं उसको देखता हूं, तो इन दांतों पर मोती वारूं यानी दांत मोती की समान चमक रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक अगले प्रश्न की बात करें, 24 की बात करें दोस्तों, तो क्या कहता है, आपको बताना है कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। आपको बताना है जो छंद है वो किस में विभक्त रहता है ना। कुछ ही समय बाद यदि हम बात करें इनमें से, तो कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। आपको बताना है चरणों में कि यति में कि दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दें अपना फटाफट कमेंट सेक्शन में। यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, बिल्कुल कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर जवाब, बहुत सारे जवाब, इनमें से बहुत सारे बच्चे इसका राइट दिया है, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल सा नंबर दोनों चरणों में विभक्त रहता है, छंद है ना। यदि हम छंद की बात करें तो छंद की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जिस रचना में मात्रा, वर्ण या यति, लय, चरण, तुक आदि का पालन किया जाता है उसे छंद कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चलिए, तो अगले हम प्रश्न पर बात करेंगे छंद के प्रकार के बारे में। तो अगला प्रश्न 25 क्रमांक क्या कहता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? आ कहता है 2, ब कहता है 3, स कहता है 4, द कहता है 5, यहाँ पे होते हैं। चलिए, छंद की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका बहुत सारे जवाब कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी दे, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है ये। चलिए, तो ब नंबर इसका राइट आंसर होगा 3। यदि हम नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप सोच रहे हैं कि ब की बात करें तो बिल्कुल, यदि हम बात करें छंद की प्रकार की, यदि हम बात करें दोस्तों, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। चलिए नोट कर लें। छंद के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो आप पढ़ा भी होगा, जो मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद जिनमें वर्णों की मात्रा की जाती है और इसमें मात्राओं की और इनमें वर्णों की, और तीसरा है मुक्त छंद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना जवाब, बहुत सारे बच्चे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो बहुत अच्छा जवाब दिए। तो इसी तरह आप हिंदी साहित्य टेस्ट में प्रतिदिन होने वाले टेस्टों पर आप बने रहा करें और बीपी कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, घर पर रहें और बने रहा करें प्रतिदिन होने वाले टेस्ट पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।